नमस्कार दोस्तों, आज हम लोगों का प्रश्न है चंद्रगुप्त नाटक में अभिव्यक्त राष्ट्र भावना। ये प्रश्न घुमाकर भी पूछा जा सकता है, जैसे कि आ जाएगा कि जयशंकर प्रसाद जी की राष्ट्र भावना बताइए चंद्रगुप्त नाटक के माध्यम से, या फिर राष्ट्र भावना की जगह कोई और शब्द यूज़ कर सकते हैं, जैसे राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रहित या राष्ट्र भाव, ऐसे करके चेंज कर सकते हैं। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। उत्तर में आप यही उत्तर लिखिएगा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सर्वप्रथम हम प्रस्तावना से अपने उत्तर को आरंभ करते हैं। आप लोगों को पता ही है, हम ये पंक्तियाँ लिखेंगे जो चंद्रगुप्त नाटक की है, और प्रसाद जी का एक बहुत ही अच्छा गीत है अपने राष्ट्रहित को लेकर। और ये ऐसे पंक्तियों को लिखने से आंसर पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, टीचर भी खुश होता है। तो ये इतनी कठिन लाइनें नहीं हैं, इनको आप 2 बार पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगी। आइए शुरू करते हैं। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमत्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ पर बढ़े चलो बढ़े चलो। ये सुनकर ही आपके अंदर एक ओज की भावना उत्पन्न हो रही होगी, एक राष्ट्रहित की भावना उत्पन्न हो रही होगी। बढ़े चलो बढ़े चलो, ये प्रसाद जी का एक बहुत ही अच्छा गीत है, बहुत ही लोकप्रिय गीत है। तो ऐसे आप लोग शुरुआत करेंगे तो उत्तर का जो प्रभाव है वो अच्छा पड़ेगा। आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य में शायद ही किसी अन्य लेखक ने भारतीय संस्कृति, समृद्धि, शक्ति, औदात्य और राष्ट्रीयता की भावना का ऐसा भास्वर चित्रण किया होगा। प्रायश्चित, विशाख, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद के प्रमुख ऐतिहासिक एवं पौराणिक कथानकों पर आधारित नाटक हैं, जिनके माध्यम से उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए सामान्य जन में एक अक्ल जगाने का सफल प्रयास किया। मतलब उन्होंने अपने इन रचनाओं के माध्यम से जो सामान्य जनमानस थे, जो भारत के लोग थे, उनके बीच में एक राष्ट्र भावना जगाने का प्रयत्न किया था। प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों में उच्चतर जीवन मूल्यों का समावेश हुआ है, जैसे अहिंसा, प्रेम, बलिदान, स्त्री की गरिमा, देशभक्ति, न्याय, सत्य, कर्मवादी आदि। प्रस्तावना के बाद चंद्रगुप्त नाटक में राष्ट्र भाव देखते हैं। मतलब आप यहाँ पे हेडिंग अपने अनुसार डाल सकते हैं। यहाँ राष्ट्र भावना लिख सकते हैं, राष्ट्र भाव लिख सकते हैं, या जो आपका मन करे वो लिख दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सन 1920 से 1930 ईस्वी के मध्य भारतवर्ष की राजनीति परिस्थिति में व्यापक परिवर्तन हो रहे थे। राजनीतिक पटल पर अब पूर्ण स्वराज पाने की उत्कंठ अभिलाषा स्पष्ट दिखाई देने लगी थी। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे प्रखर एवं तेजस्वी व्यक्तित्व अब स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर रहे थे। महात्मा गांधी भी भिन्न भिन्न प्रयास करने में लगे थे। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर यदि प्रसाद जी के नाटक स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त की सृजन प्रक्रिया पर विचार करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रसाद के नाटक में राष्ट्र चेतना का भाव है। अर्थात इस पैराग्राफ में हम ये समझते हैं कि जो 1920 से 1930 ईस्वी के मध्य का जो समय था, उसमें जो भारत था उसकी राजनीतिक परिस्थिति में बहुत से परिवर्तन होने लग गए थे। जो भारत था वो बहुत जागरूक हो चुका था, एकदम चरम सीमा पे था आज़ादी पाने के लिए। सारे लोग जुट गए थे आज़ादी को प्राप्त करने के लिए। तो जो हमारे साहित्यकार थे वो भी अपने इस कार्य को और अच्छे से निभा रहे थे, अपने लेखों के माध्यम से लोगों में राष्ट्र भावना को उत्पन्न कर रहे थे। तो चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त के माध्यम से प्रसाद जी ने भी अपना यह कार्य पूर्ण किया। आगे देखते हैं। नाटक चंद्रगुप्त की रचना कर प्रसाद जी ने कई सवालों का जवाब दिया। इतिहासकार दंत कथाओं का सहारा लेकर चाणक्य को ईर्ष्यालु, स्वकेंद्र एवं प्रतिशोधी व्यक्ति सिद्ध करते थे, किंतु प्रसाद जी की दृष्टि इन सभी से भिन्न है। वे चाणक्य को एक महान राजनीतिज्ञता, राष्ट्रीयता चिंतक एवं आदर्श गुरु के रूप में चित्रित करते हैं। प्रसाद की दृष्टि इतिहास के उस पक्ष की ओर गई है जिस ओर किसी साहित्यकार का ध्यान नहीं गया। यहाँ पे चंद्रगुप्त के माध्यम से प्रसाद जी ने चाणक्य का जो चरित्र चित्रण इतिहासकारों ने दंत कथाओं के माध्यम से गलत बताया था, उनको ईर्ष्यालु बताया था, उनको प्रतिशोधित व्यक्ति बताया था, उन सब से हटाकर जो प्रसाद जी हैं उन्होंने चाणक्य को एक आदर्श गुरु बताया है, एक महान राजनीति ज्ञाता बताया है, उनके चरित्र को एक राष्ट्रीय चिंतक के रूप में दिखाया है। और ये सब जो गुण हैं वो हम नाटक के माध्यम से देख सकते हैं। चंद्रगुप्त के पूर्व भारत 16 जनपदों में विभक्त था और अंग्रेजों के शासन में भी अलग अलग रियासतों में बटा था।
इसी ओर संकेत करते हुए चाणक्य का संवाद अत्यंत समाचीन प्रतीत होता है। जैसे कि यहाँ पे चाणक्य के इस कथन से हम ये देख सकते हैं कि जो भारत था चाणक्य के समय वो 16 जनपदों में विभाजित था। चाणक्य से पहले तो उन्होंने चंद्रगुप्त के समय एक अखंड भारत का निर्माण करवाया। वैसे ही सेम प्रसाद जी के समय में जो भारत था वो अलग अलग रियासतों में बटा था। तो उन्होंने उस नाटक के माध्यम से ये बताने की कोशिश की कि भारत को अलग अलग खंडों में बांटने की जगह एक अखंड भारत का निर्माण किया जाए। उनका संवाद देखते हैं। तुम मालव हो और यह मगध, यही तुम्हारे मान का अवसान है, परंतु आत्मसम्मान इतने से ही संतुष्ट न होगा। मालव और मगध को भूलकर जब तुम आर्यव्रत का नाम लोगे तभी वह मिलेगा। इसमें जो प्रसाद जी हैं उन्होंने चाणक्य के संवाद के माध्यम से बताने का प्रयत्न किया है कि जो तुम अलग अलग बटे हुए हो, अलग अलग जनपदों में बटे हुए हो, उससे क्या होगा, जब तुम आर्यव्रत का नाम लोगे तब तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा, तब तुम्हारे को सम्मान में संतुष्टि मिलेगी। आगे देखते हैं। अंततः प्रसाद जी ने तत्कालीन परिस्थितियों का अपनी रचना में समावेश करते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि जब तक अखंड भारत की कल्पना साकार नहीं होगा तब तक स्वतंत्रता और खुशहाल भारत का स्वप्न भी पूर्ण नहीं होगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। ऐसे ही नाटक में एक पात्र है सिंहरण, जिसका संवाद कुछ इस प्रकार है। जन्मभूमि के लिए ही यह जीवन है। यहाँ प्रसाद जी स्वतंत्रता सेनानी और अन्य भारत के वीरों को बात स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि भारत के लिए ही हमारा जीवन है, उसकी स्वतंत्रता हेतु ही जीवन को न्यौछावर भी करना पड़े तो हम करेंगे। यहाँ पे उन्होंने सिंहरण के एक कथन के माध्यम से, एक संवाद के माध्यम से बताया है कि जो हमारा जीवन है वो हमारी जन्मभूमि के लिए ही है। हमारा जीवन अगर हमारी जन्मभूमि के लिए न्यौछावर हो रहा है तो इससे गर्व की बात और कुछ नहीं हो सकती। चंद्रगुप्त नाटक की अलका वीर क्षत्राणी बनकर अपने स्वतंत्र नारी व्यक्तित्व का परिचय देती है। वह अपनी और अपनी राष्ट्रभूमि हेतु लड़ती है। इसमें चंद्रगुप्त नाटक में एक अलका नामक पात्र है, वो एक वीर क्षत्राणी बनकर अपने स्वतंत्र नारीत्व को, व्यक्तित्व को दिखाती है कि नारियां भी, यहाँ पे जयशंकर प्रसाद ने दिखाया है कि जो हमारी स्त्रियां हैं, जो नारियां हैं, वो किसी से कम नहीं हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्रसाद जी हैं वो छायावाद के कवि हैं, और छायावाद में आप जानते हैं कि नारियों के प्रति एक नवीन दृष्टिकोण उभर कर सामने आया था। तो वहीं से हम ये देख सकते हैं कि जो चंद्रगुप्त नाटक के माध्यम से अलका का पात्र प्रसाद जी ने प्रस्तुत किया है, जिसको एक वीर सेना के रूप में प्रदर्शित किया है, उन्होंने एक वीर सेनानी दिखाया है, वो बहुत ही प्रशंसा योग्य है, क्योंकि उन्होंने स्त्रियों को भी बहुत स्थान दिया है। प्रसाद जी ने नाटकों के नारी पात्रों के माध्यम से व्यापक रूप में राष्ट्रीय चेतना का संदेश दिया है। उनकी सभी प्रमुख नाटकों में नारी के गौरवमय राष्ट्रीय स्वरूप के भव्य दर्शन होते हैं। अर्थात प्रसाद जी जो हैं उन्होंने अपने पात्र में न केवल पुरुषों को ही राष्ट्र प्रेम की भावना का व्यक्तित्व दिखाया है, बल्कि नारियों का भी चरित्र उतना ही राष्ट्रीय प्रेम से भरपूर दिखा रखा है। आगे देखते हैं। भारतीय संस्कृति के उच्चतम मूल्यों की स्थापना भी प्रसाद जी ने अपने नाटक के माध्यम से किया है। जैसे नाटक में हम कार्नेलिया नामक पात्र के माध्यम से देख सकते हैं कि जो भारत की विशेषता बताई है अपने गीत के माध्यम से। मतलब कि प्रसाद जी ने एक कार्नेलिया नामक पात्र को दिखाया है जो कि विदेशी पात्र है, भारत की नहीं है। उसने हमारे भारत की प्रशंसा की है और उसने एक गीत भी गाया है जिसके माध्यम से हम अपने भारत का एक उत्तम और भारत की संस्कृति की एक विशेषता को देख सकते हैं। वो पंक्ति ये है, अरुणय यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। इस पंक्ति के माध्यम से हम देख सकते हैं कि प्रसाद जी ने हमारे भारत का भी गौरव गान किया है कि यहाँ पे हर आए एक बाहरी विदेशी का, हर बाहरी व्यक्ति का, किसी भी एक सामाजिक समूह का वेलकम किया जाता है, ना कि उसका तिरस्कार किया जाता है, उसका स्वागत किया जाता है, उसको सहारा दिया जाता है। ऐसा हमारा भारत देश है। आगे देखते हैं। ऐसे ही कार्नेलिया का एक संवाद है जिसके माध्यम से हम प्रसाद जी के मन के भाव जो भारत की तारीफ और प्रशंसा के हैं उसको देख सकते हैं। यहाँ ये कार्नेलिया की कुछ पंक्तियाँ हैं जिसके माध्यम से हम प्रसाद जी के भाव देख सकते हैं जो उनके मन में भारत के लिए हैं। मैं देखती हूँ कि युद्ध ग्रीक और भारतीयों की अस्त्रों का ही नहीं बल्कि इनमें दो बुद्धियाँ भी लड़ रही हैं। मतलब कि यहाँ पे कार्नेलिया ने बोला है कि ये बस ग्रीक और भारतीयों की ही युद्ध नहीं है, यहाँ पर दो बुद्धियाँ भी लड़ रही हैं।
और यही ग्रीक को हराकर प्रसाद भारतीयों की जीत को दिखाकर भारत के गौरव को बढ़ाते हैं। मतलब इस युद्ध में उन्होंने ग्रीक को हरा दिया है और भारतीयों को जिताया है, जिसमें भारतीयों का गौरव वो बढ़ाते हैं। कौन? प्रसाद जी। आगे देखते हैं। ऐसे ही कार्नेलिया के एक संवाद से फिर प्रसाद का भाव भारत के प्रति राष्ट्र प्रेम दिखता है। वह कहती हैं कि अन्य देश तो मनुष्यों की जन्मभूमि है, लेकिन भारतीय जो भारत है वह मानव की जन्मभूमि है। मानव से क्या अर्थात है? मानव मानवता का प्रतीक है कि भारत में मानव रहते हैं जिनमें मानवता है, जिनके अंदर अच्छा आचरण है। जैसे उसके गीत के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि उसने भारत को एक बहुत ही अच्छे भव्य रूप से दर्शाया है, उसकी विशेषताओं को बताया है। ऐसे ही वहाँ पर ये मानव शब्द का प्रयोग करके मानवता का दिखा रही है। आइए निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटकों के माध्यम से तत्कालीन परिस्थितियों को अत्यंत सहजता से पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है। प्रसाद जी ने इतिहास को पुनर्लेखन नहीं किया, बल्कि पात्रों को ऐतिहासिक रूप में लेकर तत्कालीन सामाजिक एवं राजनीतिक परिवेश को व्यक्त किया है। मतलब कि लोग कहते हैं कि प्रसाद जी ने केवल ऐतिहासिक मुद्दों को उठा के अपने नाटक में दिखा दिया है, परंतु ऐसा नहीं है। उनके कथानक तो ऐतिहासिक थे, परंतु जो उसमें विषय था, समस्या था, वो सब तत्कालीन समय के थे। जो उनका प्रेजेंट टाइम चल रहा था, उस समय की उन्होंने परिस्थितियों को दिखाया है। आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त नाटक के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि प्रसाद के राष्ट्र प्रेम की भावना कितनी तीव्र थी। प्रसाद जी का उद्देश्य पराधीनता से मुक्ति के लिए प्रदेशों, क्षेत्रों, जातियों, धर्मों आदि की निजताओं, स्वतंत्रता कामनाओं को भुलाकर विशाल आर्यव्रत अर्थात भारत के आज़ादी और भारत को स्वाधीन और अजय बनाना है। मतलब उन्होंने यहाँ पर अपने नाटकों के माध्यम से ये बोला है कि जो अलग अलग हम खंडों में बंटे हैं, खंड में ना बंटकर हम एक हो जाएं, हम एकता दिखाएं और हम अखंड भारत का निर्माण करें। ये प्रसाद जी के राष्ट्रीय भाव थे, जो उन्होंने चंद्रगुप्त नाटक के और उनके पात्रों के संवादों के माध्यम से व्यक्त किए थे। मैंने बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को ये विषय समझाने का प्रयत्न किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसको लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।